आज हम कक्षा 11वीं फिजिक्स अध्याय 5 कार्य ऊर्जा व शक्ति के अंतर्गत संघट्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना, बहुत इम्पोर्टेंट लेक्चर है और थोड़े से बड़े यहाँ पर कैलकुलेशन है। ठीक है, संघट्ट का मतलब क्या होता है? समान अर्थों में संघट्ट का मतलब होता है टक्कर। समान अर्थों में संघट्ट का मतलब क्या होता है? सामान्य जनजीवन में आप हिंदी में पूछें संघट्ट क्या है तो उसका मतलब है टक्कर। संघट्ट का मतलब क्या है? लेकिन फिजिक्स के अंदर इसको सिर्फ इतना कहना कि टक्कर है ये पर्याप्त नहीं होता है। दो वस्तुओं के बीच अन्योन्य क्रिया संघट्ट कहलाती है। परिभाषा हो गई, दो वस्तुओं के बीच अन्योन्य क्रिया का होना संघट्ट कहलाता है। संघट्ट क्या है? दो वस्तुओं के बीच क्या होना? अन्योन्य क्रिया। कौन सी वस्तु है? गतिशील है ना, उसमें कोई ये गतिशील होगी तभी तो अन्योन्य क्रिया होगी, है ना। तो दो वस्तुओं के बीच अन्योन्य क्रिया का होना क्या कहलाता है? संघट्ट। अन्योन्य क्रिया का मतलब क्या है? अन्योन्य क्रिया का मतलब होता है कि एक वस्तु के द्वारा या एक वस्तु के कारण दूसरी वस्तु की गति बदल जाए, चाहे उसमें भौतिक संपर्क हो या भौतिक संपर्क ना हो। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक कण उड़ता आ रहा है, एक वो जूजू उड़ते हैं ना, जूजू, और एक जूजू आ रहा है, इतना कर दिया तो क्या होगा? उसकी दिशा बदल जाएगी, इधर उधर हो जाएगा, वो नहीं हो जाएगा। तो क्या मैंने उसको छुआ? स्पर्श तो किया नहीं, लेकिन मेरी क्रिया से उसकी गति की दिशा क्या हो गई? यहाँ पर संघट्ट हो गई है। वायु के कण और उसके बीच में क्या हो गई है? संघट्ट हो गई है। किसके बीच में? यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इलेक्ट्रॉन, कल्पना करो इलेक्ट्रॉन आ रहा है, यहाँ पर मैंने एक प्लस प्लेट लगा दी, इस प्लेट पर कौन सा चार्ज है? प्लस, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? समझ गया ना। अब ये इलेक्ट्रॉन जा रहा है और मैंने एक माइनस प्लेट ऐसे यहां से निकाल दी, ठीक है ना, तो अपने आप ऐसा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? कि माइनस प्लेट्स को क्या करेगी? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो क्या टक्कर हुई? अन्योन्य क्रिया हुई। अन्योन्य क्रिया का मतलब होता है कि इसमें अगर एक के कारण दूसरे की गति बदल जाती है, गति की दिशा या स्थिति आदि बदल जाती है, तो हम कहते हैं अन्योन्य क्रिया हो गई है। माने अन्योन्य क्रिया भौतिक संपर्क हो या भौतिक संपर्क ना हो, लेकिन अगर बदल जाता है मार्ग, उसकी गति की संवेग में या आदि किसी और दूसरी चीज में गति की चाल में या दिशा में कोई परिवर्तन हो जाता है, तो अपन कहते हैं कि इसमें संघट्ट हुई है। तो संघट्ट के लिए भौतिक संपर्क होना आवश्यक, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भौतिक संपर्क है तो संघट्ट नहीं है। एक मैंने बॉल को, टेनिस बॉल को दीवार में मारा, संघट्ट है, वो भी संघट्ट है। मेरा बात समझो, मैं कह रहा हूं कि संघट्ट के लिए भौतिक संपर्क होना आवश्यक, मतलब हो तो ठीक और नहीं है तो ठीक। अब आपकी समझ में आ गई बात का मतलब समझ में आया? संघट्ट के लिए वस्तुओं के बीच भौतिक संपर्क होना आवश्यक, बगैर भौतिक संपर्क के भी, जैसे बगैर मारा पिट्टी के लड़ाई हो जाती है, बगैर मारा पिट्टी के कितनी लड़ाई होती है, बगैर मारा पिट्टी के मुंह से हो जाती है ना, तुम्हारी ऐसी, तुम्हारी वैसी, तुम्हारी ऐसी, तो कैसी लड़ाई हो जाती है? मुंह से। तो क्या ऐसा भौतिक संपर्क हुआ? भौतिक संपर्क हुआ और लड़ाई भयंकर की हो जाती है, होती है, इतनी हो जाती है कि पुलिस के पास भी पहुंच जाती है, और जबकि किसी ने किसी को छुआ नहीं है, किसी ने किसी को हाथ मुंह में इतना काम हो गया। तो ये क्या हुई? यहाँ पर अन्योन्य क्रिया हुई। यहाँ पर किसी ने किसी को नहीं छुआ, लेकिन क्या हो गई? संघट्ट हो गई उनमें, है ना, टक्कर हो गई, लड़ाई होगी, बस ऐसे ही है। तो जरूरी थोड़ी है कि संघट्ट के लिए भौतिक संपर्क जरूरी हो, बगैर भौतिक संपर्क की भी हो सकती है। तो दो वस्तुओं के बीच अन्योन्य क्रिया क्या कहलाती है? संघट्ट कहलाती है। ठीक है ना। अब संघट्ट में क्या होता है बच्चों? यहाँ जिस संघट्ट की हम बात कर रहे हैं, अब ध्यान से देना, इसमें संवेग
और कुल ऊर्जा संरक्षित रहती है। अभी बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं मैं। क्या? रैखिक संवेग निकाय का, यहाँ दो वस्तुएं करेंगे तो उसको निकाय बोलेंगी, दोनों को मिलाकर क्या बोलेंगे कि निकाय। इसमें निकाय का संवेग, रैखिक संवेग और उनकी यांत्रिक ऊर्जा, ध्यान से सुनना, यांत्रिक ऊर्जा बोला मैंने, वो संरक्षित रहती है। अब देखो इस बात पे आगे क्या परिवर्तन होने वाला है। संघट्ट दो प्रकार की होती है, एक कहलाती है प्रत्यास्थ संघट्ट, एक कहलाती है अप्रत्यास्थ संघट्ट। संघट्ट के कितने प्रकार होते हैं? कौन कौन से? प्रत्यास्थ संघट्ट और, क्लियर है ना? प्रत्यास्थ संघट्ट की डेफिनेशन है वह संघट्ट जिसमें निकाय का रैखिक संवेग, रैखिक संवेग और उसकी यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा में गतिज ऊर्जा भी साथ में संरक्षित रहती है। गतिज ऊर्जा क्या है? यांत्रिक ऊर्जा का एक प्रकार। गतिज ऊर्जा क्या है? इसमें निकाय की रैखिक संवेग और गतिज ऊर्जा दोनों संरक्षित रहती हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ऊर्जा तो इसमें भी संरक्षित रहेगी, इसमें भी रहेगी संरक्षित। मैंने ऊर्जा संरक्षित नहीं बोली, क्या बोला मैंने? अब बात में थोड़ी की बारीकी है, मैंने बोला गतिज ऊर्जा संरक्षित रहती है। समझ आएगी ना बात? माने ऊर्जा तो इसमें भी संरक्षित है, यांत्रिक ऊर्जा इसमें भी संरक्षित है, दोनों में यांत्रिक ऊर्जा क्या है? तो मैंने यांत्रिक ऊर्जा की बात नहीं की। इसमें रैखिक संवेग संरक्षित होगा, यानी कि संवेग संरक्षित होगा, और गतिज ऊर्जा भी संरक्षित होगा, दोनों संरक्षित हैं। तो वो कौन सी संघट्ट है? प्रत्यास्थ संघट्ट है। चलो इस तरफ आते हैं। इसमें संवेग तो संरक्षित रहता है लेकिन गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं रहती है, पर यहाँ कुल ऊर्जा संरक्षित रहती है। कुल की बात थोड़ी कर रहा है हम। गतिज ऊर्जा, अरे और भी कई प्रकार हो सकते हैं ना उसमें। स्थितिज ऊर्जा के कई रूप होते हैं, स्थितिज ऊर्जा के क्या होते हैं? कई रूप, तो उसके नाम ही ले रहा हूं। इसमें क्या होता है? इसमें रैखिक संवेग, माने रैखिक संवेग कैसा रहता है? संरक्षित रहता है। वेरी गुड। लेकिन गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं होती है, नहीं। इसमें क्या होता है? रैखिक संवेग, रैखिक संवेग कैसा रहता है? संरक्षित होता है। गतिज ऊर्जा भी, गतिज ऊर्जा भी संरक्षित होती है। ये दोनों में आपको मिला, तो दोनों में अंतर, दोनों में अंतर क्या देखने को मिल रहा है? लेकिन अगर मैं पूछूं, एक बार परीक्षा में आया कि अप्रत्यास्थ संघट्ट में ऊर्जा संरक्षित रहती है, ट्रू की फॉल्स? ट्रू। देखो कितनी बारीक बात है। बहुत सारे बच्चों ने गलत कर दी थी। क्यों कर दी हुई गलत? क्योंकि उन्हें उसका डीप नहीं पढ़ा। उसका कहने का मतलब है सिर्फ गतिज ऊर्जा, इसलिए तो स्पेसिफिक लिखा गया है। और वैसे मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कभी बोलना भी नहीं, क्योंकि ऊर्जा तो हमेशा संरक्षित रहती है, वो तो नियम ही है। ऊर्जा संरक्षण नियम गलत थोड़ी हो जाएगा। ऊर्जा संरक्षण नियम क्या बोलता है? ऊर्जा तो ना तो उत्पन्न कर सकते ना ही, तो ऊर्जा तो संरक्षित रहती है दोनों में। अरे ऊर्जा तो पूरी दुनिया में संरक्षित रहती है। हाँ तो पहले पढ़ चुकी। ऊर्जा संरक्षण नियम क्या है? समझ आ गई ना बात? तो अगर मैं कहूँ ऊर्जा हाँ संरक्षित होती है, लेकिन हम ऊर्जा की बात नहीं कर रहे, हम क्या की बात कर रहे हैं? अब एक गतिज ऊर्जा दूसरी ऊर्जा में क्या हो जाएगी? परिवर्तित हो जाए, वो होगा। तो यांत्रिक ऊर्जा तो संरक्षित रहेगी, लेकिन क्या नहीं होगा? गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं होगी। तो स्पेसिफिक है ये। तो इसलिए जब ये आता है परीक्षा में ऐसे ही आता है। अभी तुम लोगों को मुझे लगता फिर आना चाहिए क्या कि अप्रत्यास्थ संघट्ट में ऊर्जा संरक्षित रहती है, ट्रू या फॉल्स? तो आप लोगों को तो क्या लगा के आना है? आपको तो लगा करके क्या आना है? आपको तो लगा करके आना है कि हाँ सर ने बोला था नहीं, पर इसमें क्या लिखा है? हाँ साला गलत है। तो सही है, ठीक है ना? फिर से देखिए, प्रत्यास्थ संघट्ट में ऊर्जा संरक्षित रहती है, सही। अप्रत्यास्थ संघट्ट में ऊर्जा संरक्षित रहती है, सही। प्रत्यास्थ संघट्ट में रैखिक संवेग संरक्षित रहता है, सही। अप्रत्यास्थ संघट्ट में रैखिक संवेग संरक्षित रहता है, सही। गतिज ऊर्जा प्रत्यास्थ संघट्ट में गतिज ऊर्जा संरक्षित रहती है, सही।
इसमें गतिज संरक्षित रहती है। एक पॉइंट पर गलत जाना है, स्पेशल गऊ पर। इसमें गऊ संरक्षित नहीं है। गऊ मतलब हाँ ये है गऊ। तो एक गठित बीजा। अब इसके अंदर एक स्पेशल टाइप है, इसको बोलते हैं पूर्णतः अप्रत्यास्थ संघट। आपके कोर्स में ये वाली है, इसका एक स्पेशल प्रकार है। कौन सी? पूर्णतः अप्रत्यास्थ संघट। आपको ये पढ़ना है। अप्रत्यास्थ संघट कई हो जाएंगे, लेकिन हमें कौन सी पढ़नी है? पूर्णतः अप्रत्यास्थ संघट कहलाते हैं। ऐसी अप्रत्यास्थ संघट जिसमें संघट के बाद दोनों पिंड जुड़ जाएं, आपस में चिपक जाएं, तो उसको क्या बोलते हैं? पूर्ण अप्रत्यास्थ संघट। आपने इतना गोबर लिया, पड़ोसी से लड़ाई, उसकी दीवार में मार दिया दीपावली की सफाई के बाद। कब? अच्छा, पूछ करके इसने सही किया है। अब देखते हैं। तो अपन को वो नहीं कर रहा है, तो वो गोबर क्या होगा? दीवार में जाकर के चिपक जाएगा। तो ये पूर्णतः अप्रत्यास्थ संघट है। कौन सी संघट है? पूर्णतः अप्रत्यास्थ संघट में क्या होता है? वस्तुएं आपस में जुड़ जाती हैं। समझ में आएगी ना बात? तो अगर दो वस्तुएं बाद में जुड़ जाएं तो समझ लो कौन सी संघट हो रही है? वो अप्रत्यास्थ होना ही चाहिए, लेकिन अप्रत्यास्थ नहीं। आड़िया नहीं दे रहा हूं तुम लोगों को दीपावली का, है ना? आड़िया नहीं दे रहा हूं। नहीं करते ना कुछ लोग, नहीं करते हैं, मतलब करते हैं। उन्होंने देखा कि इनका घर अच्छा लिपा पता है, तो उन्हीं के दरवाजे में गोबर में रख करके बम घालना है। जिसका दरवाजा अच्छा लिपा पता है, बढ़िया चमचमा रहा है, तो क्या करना है? उसी दरवाजे के सामने गोबर के अंदर सुतली बम रख करके फोड़ना है। तब क्या होगा? सामने वाले की दीवार, समझ गया ना? तो ये हमारे पास, तो हमें ये पढ़नी है और ये पढ़नी, ठीक है ना? संघट को सभी समझ गए अच्छी तरह से? कोई कंफ्यूजन तो नहीं इसमें? डेफिनेशन समझ में आ गई? दैनिक जीवन में वैसे कोई भी टक्कर पूर्णतः प्रत्यास्थ नहीं होती, लेकिन हाथी दांत से बनी गोलियों के बीच होने वाली संघट को प्रत्यास्थ संघट में काउंट किया जाता है फिजिक्स के अंदर। अगर आपसे कोई मुझे प्रत्यास्थ संघट का एक एग्जाम्पल बताओ तो क्या बताना है? हाथी दांत से बनी गोलियों के बीच होने वाली संघट किस में काउंट होती है? हाथी का दांत, उसके कंचा, तो हाथी के दांत के कंचे के बीच की संघट, उसी को बोलेंगे गोली। हाथी दांत से बनी गोलियों के बीच की संघट, समझ गया ना? तो उनके बीच में संघट होगी वो कौन सी होगी? प्रत्यास्थ। कैसी होगी? और बहुत हद तक, पूर्णता नहीं होती पर बहुत हद तक, कांच के गोलियों यानी कंचों के बीच की संघट को भी अपन काय में काउंट कर लेते हैं? प्रत्यास्थ संघट में, अपने प्रयोगों के लिए, अपने प्रयोगों के लिए। समझ आ गई बात? तो वहां पर क्योंकि बेसिकली क्या होगा, एक पूर्णता प्रत्यास्थ नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जैसे दो कंचे आपस में टकराए तो साउंड आएगा, तो साउंड क्या है? ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा का ह्रास हुआ, गतिज ऊर्जा काय में बदल गई? ध्वनि ऊर्जा में। तो ऊर्जा का क्या हो गया? ह्रास हो गया। समझ आ गई ना बात? तो पूर्णता प्रत्यास्थ संघट तो मिलेगी नहीं। समझ आ गई ना बात? बहुत अदृश्य कणों के बीच में लेकिन हो जाती है, क्योंकि वो वास्तव में एक दूसरे से नहीं टकराते। जैसे आप लोग सुनते हैं ना कि धातुओं के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन गति करते रहते हैं, तो एक दूसरे से टकराते हैं, तो एक दूसरे से टकराते नहीं, अन्य क्रिया करते हैं, ऐसे दूर भाग जाते हैं। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या लगेगा? प्रतिका संबल, तो बिल्कुल टकराएंगे नहीं, टच नहीं होंगे। रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट पढ़ा? रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट, सोने की पन्नी में उन्होंने अल्फा कण को मारा, वो पढ़ा आपने? तो क्या उसमें नाभिक से टकराया अल्फा कण? नहीं टकराया। इतना तीव्र प्रतिका संबल लगा कि समझ आ गई ना बात? क्या हो गया? उससे दूर हो गया। जो बिल्कुल पट्टी का सामने आया था ऐसे लौटा, बाकी के ऐसे क्या होगा? उससे डिफ्लेक्ट होगा। समझ गया ना आप? उसे टकराया थोड़ी है, टकराते तो मिट ही जाता नाभिक। समझ आ गया? नाभिक की टकराया थोड़ी है, नाभिक से क्या हो गए? दूर से। कहां से? दूर से निकला, प्रतिकर्षित हो गया। तो वहां पर क्या हो रही है? संघट हो रही है। किसके बीच में? नाभिक और अल्फा कणों के बीच क्या हुई है? संघट हुई। कौन सी संघट हुई है? प्रत्यास्थ।
समझ आएगी ना बात, क्योंकि वहां पर कोई साउंड वाउंड नहीं, कोई चिंगारी मिंगारी नहीं, कुछ नहीं, बस उसकी तो दिशा बदल गई। किस कारण से? प्रतिकर्षण बल के कारण। ठीक है ना। तो अब आता है अपने पास प्रत्यास्थ संघट्ट में ये दोनों चीजें संरक्षित रहती हैं, रैखिक संवेग भी रहता है और तो इसके एग्जाम्पल याद रहेगा आपको, क्लियर है। और इसका एग्जाम्पल दैनिक जीवन में जितनी संघट्ट हो रही है वो अप्रत्यास्थ ही है। दैनिक जीवन में जितनी संघट्ट हो रही है वो कैसी है? अप्रत्यास्थ संघट्ट ही है। ठीक है सर, दीवार से बॉल को मार दो, समझ आएगी ना बात, ये बंदूक की गोली लक्ष्य में जाकर घुस जाए या अन्य कोई दो चीजें आपस में टकरा जाए तो अप्रत्यास्थ संघट्ट ही होती है डेली लाइफ में। तो अब हमें प्रत्यास्थ संघट्ट के अंदर पढ़ना है, संघट्ट के बाद वस्तुओं के वेग क्या होंगे। ये एक सरल किंतु थोड़ा बड़ा डेरिवेशन, इस पर हम बात कर रहे हैं। क्या? प्रत्यास्थ, यानी हम पढ़ रहे हैं एक विमीय प्रत्यास्थ। कौन सी? एक विमीय प्रत्यास्थ। प्रत्यास्थ संघट्ट में संघट्ट के पश्चात वस्तुओं के वेग, ये आपको निकालने को परीक्षा में आ सकता है कि एक विमीय प्रत्यास्थ संघट्ट में संघट्ट के बाद वस्तुओं के वेगों की गणना निकालिए। संघट्ट के बाद उनके वेग क्या हो जाएंगे। सब तैयार? एक विमीय प्रत्यास्थ संघट्ट कहलाती है, दो वस्तुएं एक रेखा में आ रही हैं, टकराती हैं और टकराने के बाद उसी रेखा में चल रही हैं, तो कहलाती है एक विमीय प्रत्यास्थ संघट्ट। और अगर टक्कर के बाद अलग अलग दिशाओं में चली जाएं तो कहलाएगी द्विविमीय। तो आपके कोर्स में द्विविमीय नहीं है, हमारे कोर्स में कौन सी है? समझ आएगी ना बात। हमें केवल एक विमीय प्रत्यास्थ संघट्ट के बारे में पढ़ना है, एक विमीय प्रत्यास्थ संघट्ट, वो केवल परिचय, समझ गया ना। और हमें किसका अध्ययन करना है? एक विमीय प्रत्यास्थ संघट्ट में फार्मूले का, समझ गया ना। माने पूरा डिटेल किसका है? एक विमीय प्रत्यास्थ संघट्ट का। चलिए, तो एक विमीय प्रत्यास्थ संघट्ट किसे कहते हैं? परिभाषा आएगी तो अपन कहेंगे ऐसी प्रत्यास्थ संघट्ट जिसमें संघट्ट के पूर्व और संघट्ट के पश्चात वस्तुएं एक ही दिशा में या एक ही रेखा पर गति कर रही होती हैं, वो एक विमीय प्रत्यास्थ संघट्ट कहलाएगी। माने संघट्ट के पहले जिस रेखा पर गति कर रही थी, संघट्ट के बाद भी उसी रेखा पर गति कर रही है, उन्होंने दिशा नहीं बदली है, तो फिर वो कौन सी कहलाएगी? एक विमीय प्रत्यास्थ संघट्ट। चलिए यहाँ पर देखते हैं, ये तो वस्तुएं हैं, ये वस्तु A है और ये B है, इसका द्रव्यमान m1 है, इसका द्रव्यमान m2 है, इसका वेग u1 है और इसका वेग u2 है और ये आ रही है। और सुनो, और u1 ग्रेटर देन u2 है, तभी तो टक्कर होगी। दो वस्तुओं में टक्कर कब हो सकती है? जब एक ही दिशा में जा रही हो, जब पीछे वाले की स्पीड आगे वाले से ज्यादा हो। सोचो, एक की स्पीड ज्यादा है, एक की स्पीड कम है और एक ही दिशा में जा रही, कभी टकराएंगी? कभी नहीं टकराएंगी। कब टकराएंगी? तो एक कंडीशन लिखी है, ठीक है ना। अब इनके बीच में संघट्ट होती है, बीच में क्या होगी? इसमें संघट्ट, ये संघट्ट के पूर्व, ये कब की कंडीशन है? कब की कंडीशन है? अब इसमें संघट्ट हुई और संघट्ट के बाद AB, इसका द्रव्यमान m1, इसका द्रव्यमान m2, इसका वेग हो गया v1, इसका वेग हो गया v2। ये कार्यक्रम कब का है? संघट्ट के पश्चात। ये हो गया। ये दो चित्र अपन बनाएंगे, ठीक है ना। एरो बता रहा है कि इसी दिशा में ये जा रही है, क्योंकि एक विमीय संघट्ट है तो इसी दिशा में चलेंगी। समझ आ गई ना बात। अब इसकी थ्योरी को मैं बोल रहा हूं, आप सुन लीजिए ध्यान से, है ना। माना A और B दो वस्तुएं हैं जिनके द्रव्यमान क्रमशः m1 और m2 है। ये वस्तुएं एक ही रेखा पर एक ही दिशा में क्रमशः u1 और u2 चालों से गतिशील हैं, ठीक है ना। अब यदि u1 माना u1 ग्रेटर देन u2 है, तब इनके बीच में क्या होगी? संघट्ट होगी। और संघट्ट के पश्चात A का वेग v1 और B का वेग v2 हो जाता है और ये उसी दिशा में गतिशील रहती है। A का वेग क्या हो गया? B का वेग क्या हो गया? गतिशील कहां पर है? क्यों? एक विमीय पढ़ रहे हैं ना हम,
तो कंडीशन लगा के चलनी है, दिशा नहीं बदलनी है। क्लियर होगी ना बात। अब संघट्ट के पूर्व, बोर्ड पर ध्यान दो, संघट्ट के पूर्व ध्यान दो सब बच्चे, इनका आपको रैखिक संवेग निकालो। संघट्ट के पूर्व कुल रैखिक संवेग, कुल रैखिक संवेग, बोर्ड पर ध्यान दो। पहले वाले का हो जाएगा m1u1 और दूसरे वाले का m2u2, दोनों को जोड़ दो। संवेग बराबर द्रव्यमान गुणित वेग। संवेग बराबर क्या होता है, तो पहले वाले का द्रव्यमान m1 है और वेग क्या है, चाल क्या e1, तो संवेग क्या हो जाएगा m1u1 दूसरे वाले का, और दोनों को जोड़ दो। कौन संवेग निकल आया, बात समझ में आई। चलो अब संघट्ट के पश्चात, संघट्ट के पश्चात बोर्ड पर ध्यान दो, संघट्ट के पश्चात कुल संवेग क्या हो जाएगा m1v1 प्लस m2v2। क्यों, संघट्ट के बाद इसकी चाल हो गई है v1, उसकी चाल, कुल संवेग क्या होगा m1v1 पहले का, m2v2 दूसरे का, दोनों को टोटल कर दो तो m1v1 प्लस m2v2। क्लियर है। अच्छा कौन सी संघट्ट पढ़ रहे हैं हम, प्रत्यास्थ, तो संवेग कैसा रहेगा संरक्षित, तो दोनों को बराबर कर दो। यहाँ पर लिखेंगे संवेग संरक्षण नियम से, कैसे, संवेग संरक्षण नियम। संवेग संरक्षण का नियम होता है कि प्रारंभ संवेग बराबर अंतिम संवेग, माने बदलेगा नहीं। तो अपन लिखेंगे m1u1 प्लस m2u2 इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। क्या तरह समझ आया। अब आपको m1 वाला एक तरफ करना है, m2 वाला दूसरी तरफ करना है। तो चलो m1 को इस तरफ ले आते हैं, तो क्या आ जाएगा m1u1 माइनस m1v1। मैं जैसे बता रहा हूं वैसे ट्रिक याद करते जाना। अब m2 वाले इस तरफ कर लो, तो यहाँ पहले से कौन बचा m2v2 माइनस क्या हो जाएगा m2u2, इसमें से m1 कॉमन निकालो, यहाँ बचेगा u1 माइनस v1, यहाँ से m2 कॉमन निकालो v2 माइनस u2, इसको दे दो समीकरण नंबर 1। इतना सबको समझ में आ गया। हम क्या निकाल रहे हैं, संघट्ट के बाद वेग, क्या निकाल रहे हैं हम, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब निकालते हैं इसकी गतिज ऊर्जा। संघट्ट के पूर्व, संघट्ट के पूर्व गतिज ऊर्जा बताओ कितनी हो जाएगी 1/2 m1u1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2u2 स्क्वायर। सही है। अच्छा संघट्ट के बाद बताओ, संघट्ट के पश्चात क्या हो जाएगी 1/2 m1 v1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 स्क्वायर। अब कौन सी संघट्ट है, तो ये भी संरक्षित रहेगी क्योंकि प्रत्यास्थ संघट्ट में गतिज ऊर्जा भी क्या होती है। यहाँ पर लिखेंगे गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा संरक्षण नियम से। अब गतिज ऊर्जा संरक्षण नियम लगाओ तो क्या हो जाएगा 1/2 m1 e1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 e2 स्क्वायर इक्वल टू 1/2 m1 v1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 स्क्वायर। सभी देख रहे हैं ना। अब मैं यहाँ से 1/2 को कॉमन ले लेता हूँ या 2 से गुणा कर देता हूँ, सबके 2 कट जाएंगे। चलो कॉमन ले लेते हैं 1/2। यहाँ पर क्या बचेगा m1 e1 m2 e2 स्क्वायर, यहाँ पर m1 v1 स्क्वायर प्लस m2 v2 स्क्वायर। 1/2 से 1/2 काट दो। अब कोई सिस्टम जो यहाँ किया था यहाँ करो, 1 वाले एक साइड करो, m1 वाले, तो m1 e1 स्क्वायर यहाँ से कौन आ जाएगा m1 e1 स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा माइनस m1 v1 स्क्वायर। क्लियर है। वहां पर किसको ले जाना है m2 वाला, m2 वाला, m1 का पक्षांतर इस तरफ कर लो, m2 का उस तरफ, तो यहाँ पर आएगा m2 v2 स्क्वायर माइनस m2 u2 स्क्वायर। क्लियर है सबको। m1 कॉमन निकालो तो यहाँ पर आएगा e1 स्क्वायर माइनस
b1 स्क्वायर, यहाँ पर m2 कॉमन निकालो, b2 स्क्वायर माइनस e2 स्क्वायर। अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की सरल समीकरण लगाओ, तो एक कोष्टक में आएगा a प्लस बी, दूसरे में माइनस बी। एक कोष्टक में आएगा e1 प्लस b1, दूसरे में e1 माइनस b1। क्लियर है? यहाँ पर भी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की सरल समीकरण लगाओ, तो b2 माइनस u2 प्लस u2 और b2 माइनस u2, इसको दे दो समीकरण नंबर 2। यहाँ तक क्लियर है सबको? मैंने क्या किया अभी तक? पहले मैंने लगाया रैखिक संवेग संरक्षण का नियम। रैखिक संवेग संरक्षण का नियम लगाया तो संघट्ट के पूर्व का संवेग बराबर संघट्ट के, फिर m1 वाले एक साइड, m2 वाले दूसरी साइड, m1 कॉमन ले लिया। फिर मैंने क्या लगाया? ऊर्जा संरक्षण नियम लगाया। इसमें एक तरफ कुल गतिज ऊर्जा संघट्ट के पूर्व बराबर कुल गतिज ऊर्जा संघट्ट के पश्चात। फिर यहाँ पर ही मैंने वही किया, पहले एक बड़े कॉमन लेके काट दिया, पर m1 वाले एक साइड कर लिए, m2 वाले दूसरी साइड, और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का सूत्र लगा दिया, समीकरण 2 दे दिया। यहाँ तक सबको समझ आ गया? अब मैं समीकरण 2 में 1 का भाग दे रहा हूँ। समीकरण 2 में 1 का भाग देने पर माने समीकरण 2 भागित 1 से, इसमें किसका भाग दे रहे हैं हम? 2 में 1 का। LHS में LHS का भाग देना है, RHS में RHS का। चलो LHS क्या है यहाँ पर? m1 u1 प्लस b1 u1 माइनस b1 बटे m1 कोष्टक में u1 माइनस b1 इक्वल टू m2 b2 प्लस u2 b2 माइनस u2, और भाग देना है किससे? m2 कोष्टक में b2 माइनस u2। क्लियर है? मिला लो, m2 b2 u2 b2 u2 b2 माइनस u2, ये आ गया। और जो इसका देखो ये है m2 b2 माइनस u2। क्लियर है सबको? क्लियर है? चलो कुछ कट रहा है, काट दो। क्या कट रहा है? m1 से m1 कट गया और ये वाला ब्रैकेट कट गया, m2 से m2 कट गया, ये वाला ब्रैकेट कट गया। कितना बचा है यहाँ पर? b1 प्लस b1, वहां पर बचा b2 प्लस u2। अब u वाले एक तरफ करो, v वाले दूसरी तरफ करो। चलो u का इस तरफ करना है, v इस तरफ ले जाना है, तो यहाँ पर आ जाएगा u1 माइनस u2, वहां पर क्या आएगा? b2 माइनस b1, समीकरण नंबर 3। इतना सबको समझ में आ गया? अभी हमारा आधा हुआ है। इतना सबको समझ में आ गया? इतना परीक्षा में आता है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इतना क्या आता है देखो, ये क्या है? u1 माइनस u2, ये है संघट्ट के पहले आपेक्षिक वेग। आपेक्षिक वेग पढ़ाया था। आपेक्षिक वेग मतलब वस्तु b का वेग माइनस a का वेग, आपेक्षिक वेग। तो ये क्या है? ये है संघट्ट के पूर्व, संघट्ट के पूर्व आपेक्षिक वेग। और ये क्या है? संघट्ट के पश्चात आपेक्षिक वेग। आपको परीक्षा में क्वेश्चन आता है, सिद्ध कीजिए एक विमीय प्रत्यास्थ संघट्ट में संघट्ट के पूर्व का आपेक्षिक वेग संघट्ट के बाद के आपेक्षिक वेग के बराबर होता है। ये क्वेश्चन परीक्षा में आता है, तो इतना करना है। सबके समझ में आ गई ना बात? समझ में आ गई बात? क्वेश्चन को नोट कर लो आप। क्वेश्चन क्या? सिद्ध कीजिए एक विमीय प्रत्यास्थ संघट्ट में संघट्ट के पूर्व का आपेक्षिक वेग संघट्ट के बाद के आपेक्षिक वेग के बराबर होता है। ये सिद्ध करने को परीक्षा में आपको आ सकता है। इतना ही क्वेश्चन, तो इतना करना है बस। अगर इतना आया तो यही कर रहा है बस, है ना? क्या? सिद्ध कीजिए एक विमीय प्रत्यास्थ संघट्ट में संघट्ट के पूर्व का आपेक्षिक वेग संघट्ट के बाद के आपेक्षिक वेग के बराबर होता है। सबको क्लियर हो गया? इतना ये आए तो इतना करना है बस, इतना डेरिवेशन कर देना है। अब इसके आगे बढ़ाएं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं? हम निकाल रहे हैं संघट्ट के पास वस्तुओं के वेग, माने हमें निकालना है v1 का मान और v2 का मान। हमारा पूरा नहीं हुआ अभी डेरिवेशन, अभी हमारा पूरा नहीं हुआ। अगर ये वाला क्वेश्चन आया तो इतना तो करना ही है, अभी और जाना है। लेकिन अगर परीक्षा में इतना क्वेश्चन आया जितना अभी आपको लिखाया, तो बस इतना करके दी एंड कर देना है। सबको समझ में आ गई ना बात? और साथ में जो ट्रू फॉल्स में ब्लैंक्स में कहीं भी आ सकता है। जो ट्रू फॉल्स में आ गया कि एक भी पता संघट्ट में संघट्ट के पूर्व का आपेक्षिक वेग संघट्ट के बाद के आपेक्षिक वेग के बराबर होता है, ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू।
समझ आ गई ना बात। ट्रू फॉल्स में भी आपको ये रिजल्ट पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़े, अब इतना क्लियर है सबको, कोई दिक्कत है इसमें? चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं निकाल रहा हूं वस्तु ए का वेग। किसका वेग निकाल रहा हूं? वस्तु ए का वेग। किसका वेग निकालना हमें? दोनों के निकालना है। अब पहले किसका निकाल रहे हैं हम? तैयार? ए का वेग। देखो पूरा डेरिवेशन टुकड़ों में याद करो। पहले रैखिक संरक्षण नियम लगाना, समीकरण एक बन जाएगा। फिर ऊर्जा संरक्षण नियम लगाना, समीकरण 2 बन जाएगा। फिर 2 में 1 का भाग दे देना तो आंसर आ जाएगा। इतना हो गया, क्लियर है ना? अब देखो क्या करना है, वस्तु ए का वेग कैसे निकालना है। सब तैयार करें आगे। अब आपको किसका वेग निकालना? ए का वेग मतलब v1, ये चाहिए ना, ये चाहिए ना। तो आपको यहां से v2 का मान निकालना है और यहां से v2 का मान निकाल के यहां लिखना है। कहां से निकालना है और कहां लिखना है? क्लियर होगी बात, याद रहेगा। तो समीकरण 3 से, ध्यान दो, समीकरण 3 से किसका मान निकालना हमें? v2 का निकालना। u2 को इस तरफ ले आओ तो क्या आ जाएगा? u1 प्लस v1 माइनस u2 इक्वल टू क्या आएगा? v2। ये समीकरण 3, ये भी समीकरण 3 है। लो समझ गया ना आप? तो क्या निकला हमारा v2 का मान? जल्दी बताओ। u1 प्लस v1 माइनस u2 निकल आया। अब ये कहां ले जाना है? यहां लिख दो समीकरण 1 में v2 का क्या करने पर। चलो समीकरण 1 पर आ जाओ। समीकरण 1 ये है, यहां पर मुझे यहां लिखना है, ये लिखना ना। तो ये तो ऐसे ही रहेगा, m1 कोष्टक में e1 माइनस v1 इक्वल टू m2। अब मुझे v2 की जगह पे क्या लिखना है? e1 प्लस v1 माइनस u2 और माइनस u2 पहले ही से लिखा है। क्लियर है सबको? देखो v2 की जगह पे क्या लिखा मैंने? e1 प्लस v1 माइनस u2 और माइनस u2 पहले से लिखा है। क्लियर है सबको? अब हम इसको मिटा दें। अच्छा हमें फिर से चाहिए पड़ेगा। क्यों चाहिए पड़ेगा? अभी किसका वेग निकल रहा है? अब किसका निकालना है? जब v का वेग निकाले तो मुझे यहां से v1 का मान निकालना पड़ेगा और फिर मुझे इसमें रखना पड़ेगा। तो समीकरण 1 ध्यान रखना क्या है, समझ आएगी ना बात? और आप लोगों की याददाश्त तो बहुत तेज है। आप देखते हैं है कि नहीं है? चलो उसको आगे बढ़ाएं। चलो गुणा कर देते हैं पहले। यहां पर m1 का गुणा करो, m1 u1 माइनस m1 v1। m2 का गुणा करो, m2 u1 प्लस m2 v1 माइनस u2 2u2 माइनस 2u2 और माइनस 2u2 में m2 का गुणा करो, माइनस 2m2 u2 आ जाएगा। क्लियर है ना बात भाई? माइनस u2 कितने u2 हो गए? 2u2 में m2 का गुणा करो। तो अब आपको क्या करना है? v1 वाला एक तरफ करना है और बाकी सब दूसरी तरफ कर देना है। किसको एक तरफ करना है? तो v1 वाले, तो ये v1 वाला हम ये उस तरफ ले जाएंगे और इन दोनों को यहां ले आएंगे। तो यहां पर क्या आएगा? देखो m1 u1 माइनस m2 u1 प्लस 2m2 u2। ये माइनस का था ना तो इस तरफ आगे का हो जाएगा, और ये प्लस का था तो इस तरफ आगे का हो जाएगा, और ये उस तरफ ले जाओ तो उस तरफ ये आगे क्या हो जाएगा? m1 v1 और पहले से क्या लिखा है वहां पर? m2 v1, ये पहले से लिखा है। क्लियर है? अब इन दोनों में से क्या है कॉमन? m1 माइनस m2 कॉमन आएगा u1 और यहाँ पर 2m2 u2 और यहाँ पर v1 कॉमन ले लो तो आ जाएगा m1 प्लस m2 कॉमन क्या आएगा? अब दोनों पक्षों में m1 प्लस m2 से भाग दे दो। m1 प्लस m2 से क्या करने पर? भाग देने पर। चलो दे दो भाग। तो यहाँ पर आ जाएगा m1 माइनस m2 बटे m1 प्लस m2 और यहाँ पर है u1 प्लस, यहाँ भी भाग दे दो, 2m2 u2 बटे
M1 प्लस M2 बराबर बराबर यहाँ पर भाग दो तो V1 बचेगा, नहीं बचेगा? यहाँ पर M1 प्लस M2 से भाग दो तो वो कट जाएगा। चलो देखे बता देते हैं। कुछ बच्चे बिल्कुल ऐसे माइक से हो जाते हैं कि पता नहीं कहाँ गया M1 प्लस M2, ये आ गया। ठीक, अब ये क्या हो गया? तो क्या का मान निकाला है हमारा V1, तो V1 का मान कितना निकला? M1 माइनस M2 इंटू U1 बटे M1 प्लस M2 प्लस 2M2 U2 अपॉन M1 प्लस M2। यही संघट्य के बाद वस्तु A का वेग है, ये निकल आया। ये का मान निकल आया? संघट्य के बाद टक्कर हो जाएगी ना, टक्कर के बाद A का वेग इतना हो जाएगा। ठीक है ना? नहीं कुछ नहीं लेना है, ऐसे ही छोड़ना है, समझ गया ना? लिखना उसे लिख दो लेसियम लेकर के। तो क्या होता है संघट्य के बाद वस्तु A का वेग? M1 माइनस M2 U1 बटे M1 प्लस M2 प्लस 2M2 U2 बटे M1 प्लस M2। ऐसे तुम्हें याद होना चाहिए, संघट्य के बाद ये होता है। सबके समझ में आ गई बात? क्लियर है? तुम्हारा 75% डेरिवेशन हो गया, 25% और रह गया। ठीक है ना? अब आपको समझ में आ गया मैंने सुबह क्यों नहीं बनाया था वीडियो? क्योंकि अगर हम सुबह बनाते तो उतने से बोर्ड पर एक बार तो होता के लिए रेखिक सममित संरक्षण, फिर बोर्ड साफ, फिर होता ये वाला संरक्षण, फिर बोर्ड साफ, फिर होता वो भाग, फिर बोर्ड साफ, फिर होता ये। माने बोर्ड को कितने बार साफ करना पड़ता है? 4 बार, तब यहाँ पाते। इसलिए मैंने आज सुबह नहीं बनाया था, है ना? बड़ा बोर्ड चाहिए इसको। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना है हमें? बी का वेग निकालना है। यहां से निकालते हैं, यहां पर अभी निकला ए का वेग, अब किसका निकलेगा संघट्य के बाद? बी का वेग, बी का वेग। ठीक है ना? सब लोग ध्यान से तैयार हो? अब आप अभी मैंने यहां से काय का मान निकाला था, अब काय का निकाल रहे हैं? क्या लिखेंगे? समीकरण 3 से, सॉरी 3 था, समीकरण 3 से। बोर्ड पर ध्यान दो, किसका मान निकालना है मुझे? इसका पक्षांतर कर दो वहां पर, तो V1 बराबर आ जाएगा हमारे पास V2 प्लस U2 माइनस V1। यही आएगा। देखो मुझे चाहिए किसका मान? V1 का, तो यहां पर V1 लिखना है मुझे। क्या लिखना है? तो आ जाएगा V2 प्लस U2 माइनस, अब ये मुझे कहां लिखना है? काम वही करना है। अब लिखो यहां पर समीकरण 1 से, चलो समीकरण 1 से, 1 में V1 का मान लिखो। कहां है V1? यहां मान लिखना है। देखो यहां मान ऐसे सावधान हो जाना। तो आ जाएगा M1 ब्रैकेट स्टार्ट U1 माइनस, इस ब्रैकेट को बड़ा कर देते हैं, यहां छोटा लगाते हैं। अब V1 का मान लिखो, आ जाएगा V2 प्लस U2 माइनस E1 ब्रैकेट बंद, एक और ब्रैकेट बंद, इक्वल टू M2 V2 माइनस M2 U2। मैंने यहां गुणा कर दिया M2 का। ठीक है? अब यहां पर माइनस का गुणा करो तो सारे चिन्ह क्या होंगे? माइनस V2 हो जाएगा, माइनस U2 हो जाएगा, प्लस V1 हो जाएगा, इक्वल टू M2 V2 माइनस M2 U2। U1 U1 जुड़ जाएंगे, कितने हो जाएंगे? 2 U1 माइनस V2 माइनस U2 इक्वल टू M2 V2 माइनस M2 U2। चलो M1 का गुणा करो अंदर, M1 का गुणा करो अंदर, तो आ जाएगा 2 M1 U1 माइनस M1 V2 माइनस M1 U2, और यहां पर लिखा है M2 V2 माइनस M2 U2। चलो V2 वाले एक तरफ कर लो, तो माइनस का ये V2 है, इस तरफ ले जाना है, और ये मुझे इस तरफ ले आना है। तो यहां पर क्या आ जाएगा? 2 M1 U1 तो पहले से है, और पहले से कौन सा है? M1 U2 है, लेकिन पहले इसको ले आओ, इसको, तो क्या आ जाएगा? प्लस M2 U2, और ये पहले से लिखा M1 U2, और उस तरफ कौन बचा? M2 V2। यहां से कौन पहुंचेगा?
प्लस M1V2। इतना समझ आ गया। चलो अब उस तरफ का मिटा देते हैं क्योंकि हमें इसका काम नहीं है कुछ भी है। अब देखिए क्या होगा, थोड़ा और देखते रहो। अब देखें, अब यहां पर इन दोनों में से क्या है कॉमन, 2M1U1, यहां से आप U2 कॉमन ले लो तो बचेगा M2 माइनस M1, कॉमन क्या आएगा U2, और इस तरफ V2 कॉमन ले लो, इक्वल टू आएगा M2 प्लस M1, और यहां पर कौन आएगा, अब M2 प्लस M1 से भाग दे दो, M2 प्लस M1 से क्या करने पर, भाग देने पर, चलो जल्दी से दो, तो आ जाएगा 2M1U1 बटे M2 प्लस M1 प्लस M2 माइनस M1U2 बटे M2 प्लस M1 इक्वल टू M2 प्लस M1V2 बटे M2 प्लस M1, और इसको काट दो तो V2 बराबर हमारे पास आंसर आ गया। यही हमें चाहिए था। क्या आ गया, अब इसके जैसा लिखना हो, इसके जैसा लिख लो। इसमें कौन था पहले, प्लस वाले पर, तो ये अब आगे लिख दो, माने आगे कौन सा कर दो, M2 माइनस M1 इंटू U2 बटे M2 प्लस M1 प्लस 2M1U1 बटे M2 प्लस M1। ये है हमारा संघट्ट के बाद किसका वेग, B का वेग। तो ये हमारा पूरा हुआ क्वेश्चन। सबके समझ आ गई ना बात। क्या का क्वेश्चन है जी, ऊपर रखा है हेडिंग, एक विमीय प्रत्यास्थ संघट्ट में संघट्ट के पश्चात वस्तुओं के वेग, अगर ये आया तो यहां तक आपको ये करना होगा। अब मैं आपको बता दूं, कठिन नहीं है लेकिन बड़ा है, कठिन नहीं है लेकिन क्या है, बड़ा है। अब लेकिन आप साइंस पढ़ रहे हो तो फिर बड़े क्या और छोटे क्या है ना, तो तैयारी करना पड़ेगा। तो फिर से देखो अपन ने कैसे किया। सबसे पहले अपन ने कल्पना की, माना दो वस्तु है A और B है, A का वेग U1, B का वेग U2 है, और U1 U2 से बड़ा है, द्रव्यमान M1 M2 है, ठीक है। वो ये टकराते हैं, टकराने के बाद इनके वेग V1 और V2 हो जाते हैं। क्लियर है ना। चलो अब शुरू करते हैं। क्योंकि प्रत्यय संघट्ट है तो रैखिक संवेग संरक्षण नियम लागू होगा। तो पहले संघट्ट के पूर्व का संवेग M1U1 प्लस M2U2, संघट्ट के बाद का संवेग M1V1 प्लस M2V2, दोनों को बराबर कर दो। M1 वाले एक तरफ करो, M2 वाले दूसरी साइड करो, M1 को कॉमन ले लो, वहां M2 को कॉमन ले लो, समीकरण एक बना दो। क्लियर है बात। फिर क्या करना है, संघट्ट के पूर्व गतिज ऊर्जा 1/2 M1U1 स्क्वायर, संघट्ट के पश्चात M1U1 स्क्वायर प्लस M2U2 स्क्वायर 1/2, और संघट्ट के पश्चात 1/2 M1V1 स्क्वायर प्लस 1/2 M2V2 स्क्वायर। तो गतिज ऊर्जा भी संरक्षित रहेगी, दोनों को बराबर कर दो। बराबर करो, 1/2 पहले काट दो, 1/2 काट के M1 वाले एक तरफ कर लो, M2 वाले दूसरी तरफ कर लो, फिर M1 कॉमन ले लो, फिर A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर वाला सूत्र लगा दो। समीकरण नंबर कौन सा बन जाएगा। फिर क्या किया था, भाग दे दिया था, नहीं भाग दे दिया था। समीकरण 2 में समीकरण 1 से, और जैसे ही भाग दोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको जो मिलेगा वो बोल रहा है U1 माइनस U2 बराबर V2 माइनस V1। और यहां पर आपको क्या लिखना है, इस प्रकार संघट्टे के पूर्व का आपेक्षिक वेग संघट्टे के पश्चात आपेक्षिक वेग के बराबर होता है। इतना क्वेश्चन परीक्षा में आया तो यही करना है। ये परीक्षा में ज्यादा आया है, इतना ज्यादा आया है, समझ गया ना। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब अगर वेगों की गणना करने आई तो अब क्या करना है, समीकरण 3 उठाना है। जब तुम्हें V1 का मान निकालना है तो V2 का मान निकाल के रखना है, और जब तुम्हें B का वेग निकालना है तो V1 का मान निकाल के रखना है। सिस्टम वही है, V1 वाले एक तरफ कर लेना और उसमें V2 वाले एक तरफ कर लेना, और कॉमन लेकर के भाग दे देना M1 प्लस M2 से, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया इसका वेग की